हो रहा है। किसी जमाने में साधु बैंड आ रहे थे यहाँ पे और उसके बाद ये आज इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो भी 6 लोग हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ म्यूजिक के स्टूडेंट हैं, कुछ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। भैया जी, कहीं में एक बार बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। अपने मेहमानों का मैं परिचय तारुफ कराऊंगा और वो जो लोग यहाँ पे आज मौजूद हैं उनसे भी बातचीत का सिलसिला जोड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूं। हाफिज गुलाम सरवर साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कुछ देर में मौजूद रहेंगे। अनवर मिर्जा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन उससे पहले उन तमाम सारे लोगों से एक दो बातचीत करेंगे जो बहुत दूर से आए हैं। जी जी जनाब, कहाँ से आए हैं आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं, क्या नाम है आपका? सर अरविंद कुमार नाम। अरविंद जी क्या काम करते हैं? सर यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम भी करता हूँ। फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम भी करता हूँ और यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, यानी आईएएस की तैयारी और उससे जुड़े यूपीएससी के जो तमाम एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। एक गंभीरता और एक विचार के साथ व्यक्ति खड़ा होता है जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे कोई आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मन लगे आपका जरूर खड़े रहिए और अगर आपको इच्छा हो कुछ बोलने की तो जरूर बोलिएगा। बातचीत के सिलसिले से देश में क्या अच्छा लगता है, क्या सुझाव है, क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहिए, इस पर अगर कुछ बोलना चाहें जरूर बोलिएगा, इच्छा जब भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पाजी कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। अरे 5 नंबर गुमटी कहाँ से? बर्रा से। ओए कुछ कहना चाहता है, कैसे आना हुआ? यहाँ दर्शन करने आए थे, आपका शो देखा, रुक गए। वाह वाह वाह, दर्शन वहाँ हो गए? बस माथा टेक लिया ना, बस बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और सबके साथ आए हैं? बच्चे मेरे। बच्चे हैं, बहुत अच्छा। क्या करते हैं बहन? जी बीटेक है अभी। बीटेक कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सिद्धकप्रीत सिंह। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? झारखंड से। झारखंड से। आप तो पहले शो में आई हैं? बहुत बार। बहुत बार। तो झारखंड रहती है या यहाँ रहती हैं? नहीं यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ आते हैं दवा लेने। अच्छा, दवा लेने आते हैं। हाँ आपने मुझे बताया था। राजनीतिक काम से भी आते हैं। राजनीतिक काम से भी आते हैं। महत्वाकांक्षाएं हैं आपकी चुनाव में या राजनीति में? झारखंड कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी रही हैं आप? जी जरूर कुछ बोलिएगा। यूसीसी पर आज मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, जो जरूर मन में आए जरूर बोलिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना बंद कर दिया। जी नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं आता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाना बंद कर दिया और उसकी खास वजह थी, हो हल्ला हो, ज्यादा हो हल्ला वो ठीक नहीं, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने। जी पूछेंगे। कटोरा भिक्षा मांग रहा हूँ शिक्षा के लिए। आपके सांसद और विधायक, इस देश के सांसद और विधायक अपने बच्चों को प्राइमरी पाठशाला में क्यों नहीं भेजते हैं, ये आपसे निवेदन करता हूँ। खास करके इस देश के किसी पार्टी का सांसद हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, भाजपा वाला कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, सपा वाला कह रहा कि मैं अच्छा हूँ, कांग्रेस वाला कह रहा कि मैं अच्छा हूँ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सरकार कांग्रेस में कर्नाटक में आई है। आपने एक बार उनसे माइक लगा के पूछा कि राहुल जी, सोनिया जी, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं उसी तरह की पूरे कर्नाटक के जो प्राइमरी पाठशाला है क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? मोदी जी से क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि देश की सारी प्राइमरी पाठशाला क्यों नहीं? यहाँ ये मर्दों का देश है, इस देश में एक भी मर्द शिक्षा के लिए बात नहीं करता। जैसे पूरे मथुरा में पुरुष भगवान कृष्ण हैं, वैसे ही हम वो शब्द तो मैं इस्तेमाल नहीं करता जो शब्द तुमने इस्तेमाल किया ना, और बाद में मर्द वाला, वो तो मैं इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि वो मेरी शिक्षा जो मैंने ली उसको वो मुझे गवारा नहीं देती। जब मेरा दिल दर्द देता है ना सर जी, ये 3000 रुपया 1 क्लास के बच्चों को मिलता है किताब, वो भी 1 साल चलता है। शर्म आनी चाहिए इस देश के नेताओं को। और राजनीति के जो विश्लेषण करते हैं सब लुटेरे और भ्रष्टाचारी हैं। गजब है, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे अब एक गाली हमको भी तो थोड़ी। आप एक दिन सारे लोगों को बैठाइए, राजनीतिक ये विश्लेषण करने वालों को नहीं। हाँ। जो सपा से है, कांग्रेस से है, उनके मुंह में अंदर माइक डालिए।
मुझे 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 बस एक चीज पूछनी है अब आपसे। शो तो गया, हो जाए तो हो जाए, अच्छा है, और ना हो तो सब लोग अपने अपने घरे जाओ, अपने अपने घर जाओ। मुझे नाम पता करना है आपका। मेरा नाम राधेश्याम है। राधेश्याम जी? पार्टी का विरोध नहीं नहीं, आप बहुत भले आदमी हैं। मैं बस सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कौन से स्कूल में पढ़े थे जहां माइक मुंह में डाला जाता है? बस वो स्कूल का नाम बताओ मुझे, वही शिक्षा लेनी है मुझे, अपने बच्चों को दिलानी है। कौन सा स्कूल है? मैं तो गांव के प्राइमरी पाठशाला। कौन सा? कौन गुरुजी का नाम बताओ? एक गुरुजी, ना ना, एक गुरुजी का नाम, गुरुजी बाकी है मेरे। गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम, गुरुजी का नाम जो योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी को बहुत बहुत प्रणाम है। और अगर 2-4 ऐसे विद्यार्थी अगर देश में मिल गए तो यकीनन सारे विधायक, सारे एमपी और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके बच्चे जो हैं वही पढ़ेंगे जहां आप पढ़ाना चाहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि ये सीधा अब देखो, अब सुनिए, अब अपने गुरुजी की इज्जत ज्यादा ना गवाओ, बस चुपचाप खड़े रहो, क्योंकि उनकी इज्जत उन्होंने तो तुम्हें पढ़ाया है, लेकिन उससे ज्यादा ना उतारो, अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं नहीं, आप जाओ ना, आपका स्वागत है, आप ही का वो है, देश को बचाने का। वो कोशिश करेंगे कि किसी दिन जो आप चाहते हैं वैसा ही देश बने। और यकीनन यकीनन इन्होंने कोई, भाई बकवास मत करो, नहीं भगा दूंगा यहां से कटोरा लेके, तुम्हारे भागो, बकवास करने चुनाव लड़ने का मूड में और आगे लेके। इस देश में शिक्षा का स्तर इसलिए नहीं उठ पाया क्योंकि जो माध्यम है, जो मीडियम है ना, जिसमें बात कही जाए, वो भी जब ऐसी हो तो कौन सी शिक्षा लेके आया भगवान। ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिर्फ प्रचार चाहिए था 5 मिनट का, वो उसको मिल गया प्रचार और वो गया, उसका काम खत्म। यही दिक्कत है बस। और इसके अलावा रुकिए बाबू, रुकिए, वेट करिए, इस उम्र में अच्छा नहीं लगता ये। जी, सवाल ये था कि आज का जो मुद्दा था वो यूसीसी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और कहा कि 2018 में जब विधि आयोग ने इस पे कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों ये तब्दीली की तरफ बढ़ा जा रहा है, या ये क्यों कहा जा रहा है कि एक परिवार है और एक कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व, उसमें भी डाला गया और यह कहा गया कि ये ऐच्छिक है। अंबेडकर जी चाहते थे, लेकिन ये शब्द जोड़ा ऐच्छिक। अब सवाल यह है कि अगर ये ऐच्छिक है तो फिर ये कानून की तरह पूरे देश में या पूरे एक कानून लाने की प्रोसेस क्या है और क्यों जरूरत है, ये मुद्दा था। इस पर बातचीत का सवाल और इसी को लेकर आज हम आपके बीच में था। जी, आप ही से शुरू करूंगा मैं। जी, देखिए, यूपी एसएससी के बारे में, सॉरी, यूसीसी के बारे में सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगा कि 2018 के अंदर विधि आयोग ने जब मना कर दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो फिर क्या जरूरत है। भाजपा को ये लग रहा है कि 2024 हमारे हाथ से खिसक रहा है, इसे अगर हम लाएंगे तो वापसी सत्ता पालेंगे। अगर ऐसा ही है तो ये बता दीजिए माननीय मोदी जी, आपका मैंने ट्विटर हैंडल देखा था भाजपा की तरफ से, जो उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म हमने 9 साल लगा दिए। तो ये बता दीजिए, आपने जो 15 लाख का वादा किया था वो कहाँ है? आपने कहा कि स्मार्ट सिटी देंगे, वो कहाँ है? लेकिन आप यूसीसी के बहाने आप हिंदू मुसलमानों को बांटना चाहते हैं, आप आदिवासी और दलितों का जो आरक्षण है वो छीनना चाहते हैं। मुस्लिम समाज के नाम पर आप यूसीसी के लाकर एक भारत के अंदर एक ऐसा फरोख्ता चालू करने वाले हैं जिससे देश का बंटवारा होना निश्चित है। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्यों नहीं कहा। यूपीएससी के एस्पिरेंट खड़े, यूपीएससी यानी आईएएस की तैयारी खड़े करने वाले हैं सामने, और ये निश्चित तौर से मुझे देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस शख्स को तो आपने बता दिया, उसके टीचर को तो आपने पूछ लिया कौन सा विद्यालय है, कौन सा शिक्षक है, लेकिन आपने इनसे नहीं पूछा कि इनका कौन टीचर है, कौन स्कूल है, कहां से पढ़ के आए हैं। आपने उससे तो पूछ लिया, इससे तो नहीं पूछा कि कौन सा स्कूल है, कहां से पढ़ा। क्या ये मकसद है जो इन्होंने बताया यूसीसी का? आप तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहली बात तो ये है
कि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यूसीसी का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब आप एक देश को जब आप एक साथ जोड़ने की बात करते हैं तो उस देश में एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? आप एक चीज बताइए, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या इंसानियत के रूप में क्या उन्हें ये लगता नहीं है जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे को जो हटाया गया तो क्या वो गलत नहीं था? आप हमेशा आप जो धर्म को लेके बीच में चले आते हैं, आपको देश की तरक्की ज्यादा महत्वपूर्ण आपको लगती है कि धर्म को बीच में लेके लाना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए? तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब कभी नहीं है कि अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को आपसे अलग कर बांटा जा रहा है, सनातन धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है सर। अगर देश अगर हमारा एक अगर संगठित होना चाहता है तो सर एक देश में सर एक कानून होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो भी अच्छा, नहीं अच्छा लगता है तो भी अच्छा। पढ़े लिखे आदमी हैं और जरूरी नहीं कि माइक ऐसे ही डाला जाए, माइक कभी कभी ऐसे भी डाला जा सकता है। यही पढ़े लिखे आदमी का फर्क होता है। अब मैं आगे आपकी बेचैनी में समझ रहा हूं जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। अगर हिंदू मुसलमान का खून अलग हो या लाल हो या पीला हो, पर खून तो एक ही हमारा, और हम अपने भाइयों के लिए जान न्यौछावर कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, आप जान न्यौछावर करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि उनके यहाँ सिवई खाना जारी रखिए और उनकी सिवैयां लेते रहिए और प्रेम मोहब्बत बनाए रहिए। जान देने की जरूरत नहीं मौलाना, जान देने की नहीं, जान जीवन जीने की इच्छा रखिए बस, और जान लेने की जरूरत नहीं है। बस बहुत बड़ी चीज जी। विश्व हिंदू परिषद का आखिर मत क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जानना बेहद जरूरी, उनका भी जानेंगे और उसके बाद एक एक करके मैं आऊंगा। प्रभात जी आऊंगा आपके पास भी। तबीयत तो ठीक है ना मनोज जी? हाँ जी जी। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान, ये भारत की पहचान है। और ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि एक देश में, एक समाज के अंदर एक महिला की स्थिति इतनी बुरी हो जाए कि उसको कभी भी 3 बारी तलाक कहकर उसको छोड़ दिया जाए? और इतना ही नहीं, एक हलाला जैसी विधि जिसके अंदर उस बिचारी को किसी और के साथ एक रात बितानी पड़े, ये कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, एक होता है मुता विवाह यानी टेम्परेरी मैरिज। यदि मान लो कोई मुस्लिम युवा कमाने के चक्कर में मुंबई चला गया दिल्ली से, तो वहां जाकर के वो 4 महीने के लिए, 3 महीने के लिए मुता विवाह कर सकता है। ऐसी तरह की गंदी दकियानूसी परंपराएं अगर बनी रहेंगी समाज में तो कैसे उसको अधिकार मिलेंगे? और हमेशा आप ये कहते रहो कि 1400 साल पहले शरीयत आई थी। अरे भाई, 1400 साल पहले तो मुसलमान टीले पे घूम रहे थे और वहां पर क्या देखिए, मुझे यहीं पे आपके पास आऊं? अच्छा जी, आजा जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम भगवान दास है जी। ये भगवान दास जी जी। अरे बस फिर तो तो यहाँ पर दीन धर्म की बात करना है या मतलब देश की बात करने आए हो? नहीं, देश में क्या हो रहा है? भुखमरी हो रही है या देश दीन धर्म की बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? क्या मतलब बनता है तुम्हारे बैठने का यहाँ पे? अब से 20 साल पहले क्या आप यहाँ पे बैठते थे? क्या मजमा लगाते थे यहाँ पे? क्या आप जब से बीजेपी आया ना, आप जैसा नहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा रखी है, कभी दीन के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। क्या बात है आपकी? आप खाली देश की बात कीजिए बस। देश के अंदर क्या हो रहा है? भुखमरी फैल रही है, क्या हो रहा है? किसके पास रोजगार है, किसके पास नहीं है? आप सिर्फ वो बात कीजिए बस। समझ लीजिए, इस देश में, सुनिए, इस देश में हिंदू कभी हिंदू बनने की कोशिश नहीं करता है। जब मुसलमान कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तब हिंदू कहता है कि मैं हिंदू। ये किस तरीके के आराम तब कहता है। और ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सावरकर ने आज से कई साल पहले कहा है कि आपने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तब मैंने कहा कि मैं हिंदू हूँ, नहीं तो मैं मानव मात्र हूँ। ठीक है, वन बाय वन ठीक है जी। हाँ, प्रभात जी, सबसे पहले हमारे जिस भाई से आपने पूछा था, तबीयत थोड़ी अस्वस्थ थी, लेकिन ये आज का मुद्दा ऐसा है कि मुझे लगा मैं घर पे नहीं बैठ सकता। तबीयत अस्वस्थ होने के बावजूद भी मैं यहाँ आया हूँ जी। वो जो मेरे भाई ने कहा शिक्षा की बात, शायद उनको नहीं पता था कि जवाहर नवोदय विद्यालय इसी देश के अंदर है। सुनो बात सुनो। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना इसी देश के अंदर करवाई गई थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करवाई थी। अब दूसरी बात आ रहा है इस पे, भाई ने सामने से पूछा
कि धर्म, राहु केतु जो है ना, दोनों राहु केतु यहीं रो जाते हैं। प्लीज जी भाई, मेरा मानना है कि राजनीति का तो धर्म होना चाहिए। चाचा चुप हो जाओ प्रभु, मैं जानता हूं आप। राजनीति का तो धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं आपके साथ हूं। और सावरकर का नाम लिया मेरे भाई ने। भाई 1937 में क्या बोला था? टू नेशन थ्योरी याद है? देश को बरगला दिया आपने कि बंटवारा ऐसे हो गया वैसे हो गया, लेकिन आप ही हो वो जो जिस सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दिया और सरकार बनाई मुस्लिम लीग के साथ, देश को तोड़ने का काम किया। ठीक कह रहे थे ये, आपका काम ही तोड़ना है, आपका काम ही तोड़ना है। और सुनना, आपने मुसलमानों के बारे में इतनी बातें बोल दी। गंधर्व विवाह सुना है? अरे गंधर्व विवाह सुना है? प्रभु गंधर्व विवाह सुना है? जाके पढ़ लेना, गंधर्व विवाह पढ़ लेना। और यूसीसी से मुझे ये बताओ, नहीं तो गंधर्व विवाह क्या स्वीकारोक्ति है? कहीं हो रहा है जो आदर्श विवाह है उनमें वो है विवाह? बिल्कुल ऐसा है, मैं बताता हूँ। महाराज दुष्यंत ने, अरे गुरुजी जो स्वीकारोक्ति है गंधर्व विवाह तो ये कि हम तुम्हें, अरे भाई सुनिए मेरी बात, पांडे जी, प्रभात जी, गंधर्व विवाह तो ये हुआ कि पाजी को मैं पसंद आ गया और मुझे ये पसंद आ गए, दोनों ने विवाह कर लिया। क्या ये इसी तरह से हिंदू विवाह हो रहे हैं आजकल? मैं कह रहा हूँ आपको, अगर आप किसी पे आरोप लगा तो आप सोचिए, समझिए इन चीजों को। तो सवाल ये पूछिए इनसे, सवाल मैं, अरे प्रभात जी सवाल ये होना चाहिए कि दक्षिण भारत में कई परिवारों में, हिंदू परिवारों में मामा और भांजी में शादियां हो जाती हैं, लेकिन तो क्या वो सारे तमाम बदलने, आराम से सवाल, तो क्या जब ये बनेगा उस समय उस नीति पे क्या चलने को हम तैयार हैं? देखिए एक चीज समझिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में उस समय भी बाबा साहब से बहुत सारी बातें कही। 48 से लेके 52-51 तक खूब बहस चलती है, अप्रीहेंशन थे उस समय भी प्रश्न आए और मुस्लिम समाज के भी बहुत सारे लीडर्स ने उसका साथ दिया। फोकर जैसे नेताओं ने उसका विरोध किया, या हबीब करके थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने उसका समर्थन भी किया। हमारा कहना यह है कि एक अगर देश है, उस देश के अंदर अगर एक विधान बनने से बहुत सारी इश्यूज शॉर्ट आउट हो सकते हैं तो बनाना चाहिए। ऐसा ही जब ठीक है, आराम देखिए, पहले डिबेट का नियम समझ लीजिए, खड़ा वहीं होना पड़ेगा और बोलना वहीं से पड़ेगा, 1 by 1। रंगरेज, हाँ मैं पूछ लूंगा, हाँ मैं बात पूछ रहा हूँ। रंगरेज, अगर आपके अंदर थोड़ा बहुत पेशेंस है तो खड़े रहिए, नंबर आएगा। ये भेड़ चाल वाली डिबेट नहीं है, चुपचाप खड़े रहिए। यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को भगा चुका हूँ, इसलिए चुपचाप खड़े रहिएगा जी। मैं ये कह रहा हूँ, जब इस देश में हिंदू कोड बिल आया, तमाम सारे अधिकार महिलाओं को मिले, हिंदू महिलाओं को मिले, सिख महिलाओं को मिले, और उसमें और भी जो तमाम पंथ हैं हमारे, वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। अब आप देखिए कि अगर वो गैर कानूनी है तभी तो 1985 में हुआ, जजमेंट आता है। अगर वो गैर कानूनी है, पर्सनल लॉ, तभी तो 1995 में आया। ठीक, आई हैव टेकन योर पॉइंट। मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व हिंदू परिषद के जो प्रवक्ता साहब हैं, ये बिना तैयारी के आ गए। बताइए आप यूसीसी में क्या क्या चीजें बदली जाएंगी, बताना जरा। ये बता नहीं पाएंगे भैया जी, ये सिर्फ बातें। अच्छा ठीक है, मैं ये जानना नहीं, अगर आपने आज ज्यादा रट्टा लगाया है और पूरी विद्वता यहाँ पे दिखाने के लिए आए एग्जाम के लिए, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे यूपीएससी के भी लोग खड़े हैं और तमाम सारे लोग, इसलिए बहुत विद्वता की जरूरत नहीं, आराम से। आपने अगर पढ़ा है तो मैं आपसे पूछूंगा, और अगर आपको ज्यादा ज्ञान है तो बताने में हिचक ना रखिए, किसी का इम्तिहान मत लीजिए जी। मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, पढ़ाता हूँ इसी चीजों को, तो मैं बता देता हूँ, संपत्ति को लेकर के, पुत्र को लेकर के और तमाम सारी चीजों को लेकर के है, 4-5 चीजें हैं। ठीक है, सुन लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं प्रोफेसर भाई, मैं सब जानता हूँ। अरे सुन लीजिए, अगर मुस्लिम महिला को या जो कस्टमरी लॉ है, जो परंपरागत कानून आ रहे हैं, अगर उन कानूनों के तहत अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो उनको बदलना चाहिए, उनको बदला जाएगा।
ऐसे 5 बातों को लेकर के खासकर इसके अंदर विषय आ रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 5 मुद्दे तो आ रहे हैं जो कि आप हिंदू महिलाओं को मिल चुके हैं। जी जी, आपका सवाल अलग है, मुख्तलिफ है, या वही सवाल उठाएंगे आप? देखिए भैया जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी आर्टिकल 30 धारा 370 जो हटाई गई कश्मीर से, आज तक उस देश वहां पर प्रदेश में एक भी चुनाव नहीं हो रहा। वहां की स्थिति क्या है कश्मीरी पंडितों के साथ? आज मुद्दा ये 370 पर है, बता रहा हूं ना भैया, मगर धारा 371 की बात नहीं हो रही। आर्टिकल 3071 जो आर्टिकल 371 नहीं, 371 बता रहा हूँ भैया जी, मैं वो उसी का बता रहा हूँ जिसके लिए हाँ जी, वो अच्छे से रट नहीं पाए, जो उन्होंने याद किया है वो भूल गए। वो बेइज्जती और करवाएंगे हमारी। इसीलिए कहता हूं कि कभी रटना नहीं चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है कि मुद्दा आखिर है क्या। जी जनाब अली, आइए, जो रटेगा वो भूलेगा। अब देखो, अब सुनो बात क्या है। सबसे पहले हाथ जोड़ के एक विनती करूंगा, थोड़ा सा समय दे दीजिए आज। ठीक, आप दे देते हैं, क्योंकि आओ आगे आ जाओ तुम। ये मुद्दा छिड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभी भोपाल में भाषण दिया है, वहां से फिर पकड़ा पीक पकड़ा। पहले ये पॉलिटिकल इशू नहीं था, लॉ कमीशन ने एक फॉर्मेलिटी है, वो तमाम संगठनों से जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि 2018 से लेकर 2021 तक लॉ कमीशन जो था वो फंक्शन नहीं था। नहीं, ये बात सही है, तो हर कमीशन का मामला चलता रहता है ना। 2016 में मांगा, 18 में रिपोर्ट हो गया, फिर अभी मांगा, फिर लॉ कमीशन अपना रिपोर्ट दे देती तो खेल खत्म। डिबेट का तो ये इशू नहीं था, लेकिन चूंकि डिबेट करवाया जाता है। अब 2 बात मैं बताऊं, जब इक्वलिटी की बात आ रही है, बराबरी की, तो इस्लाम के मानने वालों को पहले फ्रंट पे आके कहना चाहिए कि इक्वलिटी के तो सबसे प्रबल समर्थक हम हैं। हम तो चाहते हैं कि सबके लिए एक समान सब कुछ हो, एकदम बराबर। जो खाना हम खाएं मेरा पड़ोसी भी खाए, जो कपड़ा हम पहना मेरा पड़ोसी। तो वो कहाँ जाएंगे? पसमानदा। वही पसमानदा, उनको ये भी इनके ऊपर अभी नहीं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी सब पसमानदा का भी एक वो चला हुआ है। अच्छा, पहले वही उस पे आर्टिकल 341 योगेश जी हमारे प्रोफेसर साहब हैं, इनसे विनती करता हूं, समानता का अधिकार जब मतलब शादी ब्याह में आप कर रहे हैं, जो जरूरी है, रिफॉर्म होना चाहिए। आपको लगता है इस्लाम में ही सारी बुराई है, चलिए आप इस्लाम को ही सही कीजिए, लेकिन मुसलमान धोबी जो है वो आरक्षण से बाहर, और हिंदू धोबी आरक्षण का लाभ ले। मुस्लिम नाई आरक्षण से बाहर, हिंदू नाई आरक्षण का लाभ ले। मुस्लिम तेली आरक्षण से बाहर, हिंदू तेली आरक्षण का लाभ ले। मुस्लिम दुनिया आरक्षण से बाहर, हिंदू जुलाहा मन आरक्षण का लाभ ले, और मुस्लिम जुलाहा बाहर। और वो तमाम जातियां, हिंदू मोची ले, मुस्लिम मोची बाहर, हिंदू वाल्मीकि ले, मुस्लिम वाल्मीकि बाहर। तमाम जातियां 341 से बाहर, जो 1950 से हैं, जो पंडित नेहरू जी ने, जो आपके दुश्मन हैं, उन्होंने किया था। कम से कम दुश्मन के गलत काम को सही कर देते हैं तो हम आपका कितना बड़ा फैन हो जाते। एक बात। अब आखिरी दोनों लोग गुस्सा हैं, दोनों ने यूसीसी को, मैं आ रहा हूं। 10 अगस्त 1950 को पंडित जी को भी हम कर देते करेक्ट। 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 पर धार्मिक प्रतिबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया। अभी पढ़ के आइएगा इसको। होम मिनिस्टर को छोड़िए ना, जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। पटेल जी को छोड़ रहे हैं क्या आप? ये पीओ है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये। पर असल मुद्दा यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों बयान दिया, ये मुद्दा ये है असल मुद्दा। प्यार 2 सेकंड। पर्सनल लॉ बोर्ड को क्या जरूरत पड़ी? यूसीसी अगर आदिवासियों के कल्चर पर अटैक करता है अगर, तो आदिवासी के नेता क्यों नहीं बोलेंगे? अगर एससी के कल्चर पर अटैक करता है तो एससी के लीडर क्यों नहीं बोलेंगे? सारा मामला का ठेका मुस्लिम मतलब लोग क्यों ले रहे हैं? हर मामले को आप बैल मुझे मार, यूसीसी नहीं होने देंगे, एनआरसी नहीं होने देंगे, सीए नहीं होने देंगे। अरे सब का ठेका तुम ही ले लियो और देश की 80% आबादी चुप बैठेगी क्या? इनको आगे अगर किसी का हित प्रभावित हो रहा है,
मैं कहता हूं मैं अगर लगा रहा हूं, मुझे क्या पता किसका हित प्रभावित होगा। जब ड्राफ्ट आएगा, यूसीसी कौन सी चिड़िया कैसे उड़ेगी, किस डाल पर बैठेगी, देखेंगे ना भाई। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं, यूसीसी की गहराई को 44 में क्या क्या प्रावधान है जानते हैं, तो वो आगे आए। और अगर आदिवासी आगे नहीं आ रहे हैं, दलित आगे नहीं आ रहे, तो मुसलमान ठेकेदार क्यों बन रहे हैं, ये मेरा सवाल है। इसका मतलब मैच फिक्स होता है, उधर प्लान बनता है, और हमारे मौलानाओं को जो कहा जाता है ना कि टीवी वाले मौलाना, मैं कह रहा हूं ये बिकने वाले मौलाना। 341 पर 341 से बहस शुरू करी, 341 से मैं आता हूं, वहां भी आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। जो आपने बात करी कि मुस्लिम धोबी को या मुस्लिम नाई को क्यों नहीं मिलता, आपको पता है इस पर बड़ी बहस हुई इस देश के अंदर। और मुस्लिम के जो मौलानास थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता नहीं है। आप पहले मानिए कि हमारे यहाँ अस्पृश्यता है, आप पहले मानिए हमारे यहाँ असमानता है। आपने माना नहीं, लेकिन हमारे धर्मावलंबियों ने माना कि हमारे यहाँ समस्या रही है, इसलिए 341 उन्होंने कहा कि मानिए स्पर्शता नहीं है, छुआछूत है या नहीं है। हमने कहा, हम प्रोफेसर से बता रहे हैं। बाबा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। बाबा साहब ने कहा कि हिंदू समाज में तमाम कुरीतियों होने के बावजूद हिंदू समाज में सुधारवादी लोग हैं और हिंदू समाज का उनको समर्थन है, लेकिन मुसलमानों के अंदर कोई भी सुधार की बात करता है तो गैर इस्लामिक हो जाता है। नो, रिफॉर्म हमेशा हुआ है। जो गैर शरई चीजें हैं जिसको हम बिदअत कहते हैं, उसमें हम रिफॉर्म करते हैं। बाबा साहब ने बहुत सारी बातें कही, छोड़िए ना, उसको हम यहाँ पर नहीं। भाई आपने जो बोला ना, आपने भी बोला है सरवर साहब, आपने जातियों की बात करी। मोदी जी का अगर वो पूरा स्पीच आपने सुना होता, मोदी जी बूथ मैनेजमेंट पे बात कर रहे थे। तो मैं प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से सलाह दूंगा कि अगर यूथ मैनेजमेंट कर लेते ना, अगर यूथ को काम मिल गया होता, अगर उसको आप नहीं चलवाए होते पकौड़ा, तो नहीं चलता आपके अरमानों पर हथौड़ा। सच्चाई यही है, यूथ मैनेजमेंट करना। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आ जाए। हो मेरी पत रखियो बाला झूले लालन सिंदड़ी दा से बड़दा। सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को माफ नहीं करने की कसम खा ली। Не могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то। रूस में बगावत के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए पुतिन ने इस घटना को देशद्रोह करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के लोगों की जमकर तारीफ की, जिन्होंने विद्रोह के बावजूद देश में एकता बनाए रखी। वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नहीं छोड़ा और उन्होंने इसे उनकी साजिश बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी और साथ ही ये आरोप लगाया कि पश्चिमी देश इस फिराक में थे कि रूस के लोग एक दूसरे को मार डालें। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देशों ने ही वैगनर ग्रुप के बहाने रूस को तबाह करने की बड़ी साजिश रची थी, लेकिन उनकी सेना ने 24 घंटे के भीतर ही इस विद्रोह को खत्म करके उनकी चाल को नाकाम कर दिया। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिमी देशों से इसका बदला लेने की धमकी भी दी। वहीं रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत के फैसले का बचाव किया। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन तख्ता पलट करने के मकसद से नहीं, बल्कि अपनी आर्मी को खत्म होने से बचाने के लिए मॉस्को कूच कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस आरोप को नकारने में पश्चिमी देशों ने वक्त नहीं लगाया और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका समेत नेटो ने वैगनर की बगावत में हाथ होने से इनकार कर दिया। इससे पहले रूस ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया था और आरोप लगाया था कि इस साजिश में अमेरिका समेत नेटो के कई देश शामिल थे। यही नहीं, एक दिन पहले अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी अमेरिका को पहले से ही थी। लेकिन इस खबर के अगले ही दिन अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि अमेरिका और नेटो का इसमें कोई हाथ नहीं था। यही नहीं, खबर है कि बाइडेन ने यूरोप के देशों को ये निर्देश भी दिया कि वो पुतिन के आरोपों पर कोई जवाब न दें, क्योंकि पुतिन ने ये आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप को पश्चिमी देशों ने ही भड़काया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग में हथियार न मिलने और अपने लड़ाकों के लगातार मारे जाने से वैगनर ग्रुप बहुत पहले से ही रूसी सेना और पुतिन से नाराज था और ये बगावत उसी नाराजगी की वजह से थी। इस बीच यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां के लोग उस वक्त दंग रह गए जब आसमान में रहस्यमयी आग के गोले जैसा कुछ नजर आने लगा, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान में चमकती हुई चीज दिखाई दी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये रहस्यमयी आग का गोला लगातार तेजी से नीचे की ओर बढ़ता दिखा और अचानक गायब हो गया। वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो एक उल्का पिंड हो सकता है।
लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि वैगनर चीफ के प्लान की पूरी खबर अमेरिका को पहले से थी और फिर भी वो तमाशबीन बना रहा। दावा है कि अमेरिका को पहले से जानकारी थी कि येवगेनी प्रिगोजिन रूस में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शांत रहा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका को पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के प्लान की पूरी जानकारी पहले से थी। मतलब अमेरिका को ये बात पता थी कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को कूच करने वाले हैं, जिसकी वजह से रूस में गृह युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका थी। दावा है कि अमेरिका ने ये बात ब्रिटेन समेत अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताई, लेकिन उन्हें भी ये निर्देश दिया कि वो चुप्पी साधे रखें और रूस में होने वाले तमाशे को देखते रहें। खबर है कि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने पुतिन को इसकी जानकारी दी तो वो उस पर तख्ता पलट करने का आरोप लगा देंगे, जिससे दोनों देशों के बीच माहौल और बिगड़ जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में हैं, लेकिन वो बेलारूस में कहां हैं, इस पर सस्पेंस कायम है। इससे पहले रूस की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन जब 3 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं चला तब रूस के साथ साथ कई देशों की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन की लोकेशन न मिलने पर यह माना जा रहा है कि उनके दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है, इसीलिए वो समझौते के मुताबिक बेलारूस नहीं पहुंचे। वहीं पश्चिमी मीडिया का दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में ही मौजूद है, लेकिन वो बेलारूस में कहां हैं ये किसी को नहीं पता। इस बीच वैगनर ग्रुप के चीफ ने एक ऑडियो जारी कर रूस के खिलाफ विद्रोह में अपने 30 लड़ाकों के मारे जाने का आरोप लगाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। उत्तर प्रदेश के बरेली का एक वायरल वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी बीच सड़क पर मोटरसाइकिल पर स्टंट करता दिखा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए और जो वीडियो सामने आया वो बरेली बदायूं हाईवे का बताया गया, जिसमें मोटरसाइकिल पर बैठा आदमी बीच सड़क पर स्टंट करता रहा। कभी वो मोटरसाइकिल पर बैठ जाता तो कभी खड़ा हो जाता, कभी मोटरसाइकिल की दाएं की तरफ खड़ा हो जाता तो कभी बाएं तरफ चला जाता। बताया गया कि वो बस के आगे 15 मिनट तक यूं ही करतब दिखाता रहा, जिसका वीडियो बस में बैठे एक आदमी ने बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच के आदेश दिए। इधर खराब मौसम की वजह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान उनकी पीठ और पैर में चोट लगने की भी खबर है, क्योंकि खराब मौसम की वजह से ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, लेकिन हेलीकॉप्टर को उतारने के दौरान उनकी पीठ और पैर में चोट लग गई। हालांकि किसी तरह पायलट ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षित तरीके से जमीन पर उतार लिया। She has landed on an emergency landing basis in a Salugada airport. ये घटना उस वक्त हुई जब ममता बनर्जी जलपाईगुड़ी में एक चुनावी रैली को संबोधित करके बागडोगरा लौट रही थी। तभी उनका हेलीकॉप्टर खराब मौसम में फंस गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि पायलट को हेलीकॉप्टर को हर हाल में उतारने का फैसला करना पड़ा। लेकिन ममता बनर्जी को हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के दौरान लगी चोट के बाद पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा चढ़ गया, क्योंकि बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने उनकी चोट पर सवाल उठाते हुए यह पूछ लिया कि आखिर हर चुनाव से पहले ही उन्हें चोट क्यों लगती है। और उनके इस बयान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी के चोट लगने की घटना को एक सोची समझी रणनीति करार दिया। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री को चोट क्यों लगती है। यही नहीं, मजुमदार ने ममता बनर्जी को यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की भी नसीहत दी। और बार बार इलेक्शन के सामने उनके पैर में चोट आ रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है। इससे पहले पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भी ममता बनर्जी को पैर में चोट लग गई थी। उसी दौरान ममता बनर्जी ने एक रैली में बीजेपी को हराने के लिए खेला होबे का नारा तक दिया था। उधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सभा से पहले गोलीबारी हो गई, जिसमें टीएमसी के 4 कार्यकर्ता घायल हो गए। आरोप है कि पंचायत चुनाव के लिए प्रचार के दौरान सीपीएम के समर्थकों ने हमला कर दिया, जिसमें टीएमसी के 4 कार्यकर्ताओं को गोली लग गई, जिसके बाद आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बाद में टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान सीपीएम के कुछ समर्थक उनसे भिड़ गए, जिसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि वहां गोलीबारी शुरू हो गई। खबर है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। ये पूरा बवाल टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की सभा से कुछ देर पहले हुआ। अभिषेक बनर्जी वहां पंचायत चुनाव के लिए पार्टी का प्रचार करने जाने वाले थे, लेकिन इस हंगामे की वजह से उनकी सभा रद्द कर दी गई। बिहार के गोपालगंज से वीडियो सामने आया जिसमें एक आदमी शादी में देसी कट्टा लहराता दिखा, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और जो वीडियो सामने आया उसमें एक लड़की शादी के कार्यक्रम में डांस करती दिखी और एक आदमी इस कार्यक्रम में देसी कट्टा लहराता दिखा। यही नहीं, वो देसी कट्टे में पैसे चिपकाकर लड़की को पैसे देता भी दिखा। वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति सुजीत कुमार अरेस्ट किया गया है। बताया गया कि आरोपी ने पुलिस के सामने शादी कार्यक्रम में देसी कट्टा लहराने की बात को कबूल लिया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में टीएमसी और बीजेपी के बीच हुई हिंसक झड़प में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की गोली लगने से मौत हो गई। हिंसा 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान हुई, जिसमें टीएमसी के 5 कार्यकर्ता घायल भी हुए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की खबर मिलते ही अस्पताल के बाहर टीएमसी के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस झड़प के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। ये घटना पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा इलाके में हुई, जो बांग्लादेश सीमा के नजदीक है, जिसके बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि
देवबंद में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला। चंद्रशेखर की कमर को छूकर निकली गोली। हरियाणा के नंबर की गाड़ी से आए थे हमलावर। गन्ना किसानों को मोदी कैबिनेट का बड़ा तोहफा। गन्ने के एमएसपी 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान। 5 करोड़ गन्ना किसानों को मिलेगा फायदा। समान नागरिक संहिता पर विपक्ष में दो फाड़। कांग्रेस ने किया विरोध तो आम आदमी पार्टी और जेडीयू ने दिए यूसीसी के समर्थन के दिए संकेत। और भी बहुत सारे बिंदु हैं जिसमें जांच करना, जांच के बाद हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद एक्साइज विभाग ने जांच के आदेश दे दिए और आरोपी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। साथ ही उनके ड्राइवर को ड्यूटी से हटा दिया गया। इधर अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक लड़की का डांस वीडियो वायरल होने के बाद विवाद भड़क गया। संत समाज ने प्रशासन से धार्मिक स्थानों पर ऐसे वीडियो बनाए जाने से भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर राम की पैड़ी पर बनाए गए कई वीडियो वायरल हैं, जिसमें एक वीडियो में काले रंग के कपड़े पहने एक लड़की फिल्मी गाने पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर सरयू नदी में वीडियो बनाती नजर आई। इसके अलावा भी एक वीडियो में एक आदमी सरयू नदी में मोटरसाइकिल चलाता नजर आया। इस तरह के वीडियो को संतों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया और चेतावनी देते हुए प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। अयोध्या की आस्था और सनातन धर्म की आस्था से प्रशासन के लोग खिलवाड़ करने की कोशिश न करें। अयोध्या के संत समाज ने आरोप लगाया कि प्रशासन ऐसे मामलों की अनदेखी कर रहा है, जिससे लोग धार्मिक स्थानों को पिकनिक स्पॉट बना रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में पार्षद के पति की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। बताया गया कि उसका गांव के कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई और दो गुट आपस में भिड़ गए। जो तस्वीरें सामने आई उसमें लाठी से मार होती दिखी। एक गुट दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाता दिखा। बताया गया कि इस मारपीट में पार्षद का पति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पार्षद के पति ने दावा किया कि दूसरे गुट के लोग उसे गालियां दे रहे थे और जब उसने विरोध किया तो उस पर हमला कर दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में लव जिहाद के एक आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि सिकंदर नाम के लड़के ने एक हिंदू लड़की से दोस्ती कर उसका रेप किया और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया और उसके 2 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलवा दिया, जिससे वो बिल्डिंग देखते ही देखते मलबे के ढेर में बदल गई। आरोप है कि सिकंदर नाम के उस मुस्लिम लड़के ने खुद को सोनू बताते हुए एक हिंदू लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसका रेप कर दिया, जिसके बाद सिकंदर अहमद उर्फ सोनू पर लव जिहाद का आरोप लगा और पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। इस कार्रवाई के दौरान वहां कई पुलिस वाले मौजूद रहे, जिनके सामने ही खुदाई करने वाली मशीन की मदद से आरोपी के 2 मंजिला मकान को मिट्टी में मिला दिया गया। क्योंकि आरोप है कि सिकंदर नाम के उस आरोपी ने एक हिंदू लड़की को अपना गलत नाम बताकर उसका रेप किया, फिर उसे पत्थर से कुचलकर मार दिया, जिसके बाद उस पर लव जिहाद और हत्या का आरोप लगाते हुए कई हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की मांग की और आरोपी सिकंदर अहमद उर्फ सोनू को कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील करते हुए पीड़ित लड़की के शव को बीच सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया। पत्थर से सर को इतना कुचला है कि मरा हुआ समझ करके छोड़ करके चले गए हैं। आरोप है कि सिकंदर ने सोनू बनकर 17 साल की उस हिंदू लड़की को झांसा दिया और उसे मिलने के बहाने बुलाया, जहां उसने उस लड़की का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। पीड़ित के परिवार वालों का इल्जाम है कि इस वारदात में सिकंदर समेत कुल 4 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक ही आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके बाद बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए वहां जमकर विरोध जताया गया। इस बीच खबर है कि आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के हाथ से जल्द ही पीओके चला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्या का आरोप भारतीय सेना पर लगाने की कोशिश की, जिसके बाद से वहां के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों ने वहां की आर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहां के लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में रहने वाले लोगों पर फायरिंग की, क्योंकि ये लोग भारत में घुसपैठ नहीं कर पाए थे, जिसके बाद पीओके का माहौल खराब है और यहाँ के लोग पाकिस्तान की सेना को अपना दुश्मन मानने लगे और सेना को ये इलाका खाली करने को कहने लगे। उधर वैगनर ग्रुप की बगावत से बौखलाए पुतिन ने येवगेनी प्रिगोजिन को सबसे बड़ी चेतावनी दे दी। पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया प्रिगोजिन ने 4 दिन पहले अपने लड़ाकों को मॉस्को की तरफ कूच करने का आदेश दिया था, जिसके बाद ये लड़ाके मॉस्को की तरफ रवाना भी हो गए। हालांकि बाद में रूस की सरकार और वैगनर ग्रुप के बीच समझौता हो गया और इसके साथ ही रूस पर मंडराने वाला सबसे बड़ा खतरा भी टल गया। लेकिन वैगनर ग्रुप के इस विद्रोह ने पुतिन के गुस्से को इतना भड़का दिया कि उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले येवगेनी प्रिगोजिन को माफ नहीं करने की कसम खा ली। Не могли этого не понимать. Все они понимали. В
том числе то, रूस में बगावत के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए पुतिन ने इस घटना को देशद्रोह करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने रूस के लोगों की जमकर तारीफ की जिन्होंने विद्रोह के बावजूद देश में एकता बनाए रखी। वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर पुतिन ने पश्चिमी देशों को नहीं छोड़ा और उन्होंने इसे उनकी साजिश बता दिया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को इसका अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी और साथ ही ये आरोप लगाया कि पश्चिमी देश इस फिराक में थे कि रूस के लोग एक दूसरे को मार डालें। पुतिन के मुताबिक पश्चिमी देशों ने ही वैगनर ग्रुप के बहाने रूस को तबाह करने की बड़ी साजिश रची थी, लेकिन उनकी सेना ने 24 घंटे के भीतर ही इस विद्रोह को खत्म करके उनकी चाल को नाकाम कर दिया। पुतिन यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिमी देशों से इसका बदला लेने की धमकी भी दी। वहीं रूस के मीडिया के मुताबिक वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के खिलाफ बगावत के फैसले का बचाव किया। दावा है कि येवगेनी प्रिगोजिन तख्तापलट करने के मकसद से नहीं बल्कि अपनी आर्मी को खत्म होने से बचाने के लिए मॉस्को कूच कर रहे थे। हालांकि पुतिन के इस आरोप को नकारने में पश्चिमी देशों ने वक्त नहीं लगाया और अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका समेत नेटो ने वैगनर की बगावत में हाथ होने से इनकार कर दिया। इससे पहले रूस ने वैगनर ग्रुप के विद्रोह के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया था और आरोप लगाया था कि इस साजिश में अमेरिका समेत नेटो के कई देश शामिल थे। यही नहीं, एक दिन पहले अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया कि रूस में वैगनर ग्रुप के विद्रोह की जानकारी अमेरिका को पहले से ही थी। लेकिन इस खबर के अगले ही दिन अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया कि अमेरिका और नेटो का इसमें कोई हाथ नहीं था। यही नहीं, खबर है कि बाइडेन ने यूरोप के देशों को यह निर्देश भी दिया कि वो पुतिन के आरोपों पर कोई जवाब न दें, क्योंकि पुतिन ने यह आरोप लगाया कि वैगनर ग्रुप को पश्चिमी देशों ने ही भड़काया था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जंग में हथियार न मिलने और अपने लड़ाकों के लगातार मारे जाने से वैगनर ग्रुप बहुत पहले से ही रूसी सेना और पुतिन से नाराज था और ये बगावत उसी नाराजगी की वजह से थी। इस बीच यूरोप के देश चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां के लोग उस वक्त दंग रह गए जब आसमान में रहस्यमयी आग के गोले जैसा कुछ नजर आने लगा, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसमें रात के अंधेरे में आसमान में चमकती हुई चीज दिखाई दी, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये रहस्यमयी आग का गोला लगातार तेजी से नीचे की ओर बढ़ता दिखा और अचानक गायब हो गया। वहीं वैज्ञानिकों ने दावा किया कि वो एक उल्का पिंड हो सकता है। लेकिन अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने दावा किया कि वैगनर चीफ के प्लान की पूरी खबर अमेरिका को पहले से थी और फिर भी वो तमाशबीन बना रहा। दावा है कि अमेरिका को पहले से जानकारी थी कि येवगेनी प्रिगोजिन रूस में कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो शांत रहा। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक अमेरिका को पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के प्लान की पूरी जानकारी पहले से थी। मतलब अमेरिका को यह बात पता थी कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को कूच करने वाले हैं, जिसकी वजह से रूस में गृह युद्ध छिड़ने की पूरी आशंका थी। दावा है कि अमेरिका ने यह बात ब्रिटेन समेत अपने सबसे करीबी दोस्तों को बताई, लेकिन उन्हें भी ये निर्देश दिया कि वो चुप्पी साधे रखें और रूस में होने वाले तमाशे को देखते रहें। खबर है कि अमेरिका ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने पुतिन को इसकी जानकारी दी तो वो उस पर तख्तापलट करने का आरोप लगा देंगे, जिससे दोनों देशों के बीच माहौल और बिगड़ जाएगा। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के खिलाफ विद्रोह करने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस में है, लेकिन वो बेलारूस में कहां है इस पर सस्पेंस कायम है। इससे पहले रूस की सरकार के साथ हुए समझौते के तहत येवगेनी प्रिगोजिन के बेलारूस जाने की खबर सामने आई थी, लेकिन जब 3 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं चला तब रूस के साथ साथ कई देशों की धड़कन और हद अनहद दोनों टपे, हद अनहद दोनों टपे, वाको नाम कबीर कबीरा, वाको नाम कबीर कबीरा, वाको नाम कबीर। ओ जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में, हो वो सुख नाही अमीरी में। मन लगे मेरो यार फकीरी में, मन लगे मेरो यार गरीबी में, मन लगे मेरो यार फकीरी में, ओ मन लगे मेरो यार फकीरी में, लगे मेरो यार फकीरी में, मन लगे मेरो यार गरीबी में। भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस पर बातचीत की चर्चा शुरू हुई थी, 1-2 पॉइंट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा हम सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं, जेडीयू ने कहा हम यूसीसी के खिलाफ नहीं है, ध्रुवीकरण के खिलाफ हैं, यानी एक तरह से वो भी सैद्धांतिक रूप से समर्थन करते हैं। ये बात सही थी कि जो विधि आयोग है 21वीं विधि आयोग, उसने कहा था अभी
इस यूसीसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो 22वां विधि आयोग है, जो 22 तक 21वां जो था 22 तक डिस्फंक्शन था, 22 के बाद जो 22वां विधि आयोग आया उसने लगभग 8.5 लाख के करीब उसके पास सुझाव इस यूसीसी के लिए हैं। तो ये प्रक्रिया चल रही है, कोई भी आम आदमी भी इस कानून के बारे में बोल सकता है या बता सकता है। तो बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम जोड़ेंगे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया है, लेकिन हां कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन इदारे हैं जो उन्होंने कहा है कि नहीं ये जरूरी, जैसे उमर अहमद इलियासी साहब कहते हैं कि 70 सालों में मुसलमान को सिर्फ पिछड़ा बना के रखा। प्रधानमंत्री ने पहली बार जिस तरह से अपनी बात रखी है उस पर विचार होना चाहिए, ये बात कही। लेकिन हाँ कुछ मुस्लिम संगठन इसके विरोध में, मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ जो बोर्ड है उसने जरूर खिलाफत की है। जनाब अली, आपसे पसमानदा समाज से आते हैं, हाशिए के हैं और ये बोलना चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। समस्त देशवासियों को बकरा ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत। और खासकर मुस्लिम समाज से मैं अपील करता हूं कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें, कुर्बानी खुले में ना करें, कुर्बानी के अवशेष बाहर ना फेंकें, कुर्बानी के खून को नाली में ना बहाएं और कुर्बानी की वीडियोग्राफी ना करें, क्योंकि हमारा बड़ा समाज हिंदू समाज है, वो आहत ना हो, वो परेशान ना हो, उसको खाल का ख्याल रखें। जब आप इतना ध्यान रखते हैं इधर वाला, तो इधर वाले की भी तो जिम्मेदारी बन जाती है, तो झुकी जाएगा आप पे और वो ये कहेगा बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हिंदू समाज हमारा इतना ख्याल रखता है कि अगर निकलता है रास्ते से, अगर मस्जिद आती है तो नमन कर लेता है। लेकिन इस देश का मुसलमान, पसमंदा मुसलमान, यूसीसी का समर्थक है, जो असराम मुसलमान है, जिन्होंने 70 वर्ष हमें रेहड़ी पटरी ठेले लगाकर उसे छोड़ दिया, वो विरोध कर रहे हैं। यूसीसी का विरोध करने वाले वो हैं जो गंगा का जल तो पीते हैं, नमन नहीं करते, माँ भारती का अन्न तो खाते हैं, जय नहीं बोलते, वो भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं। पसमंदा समाज देश का, इस देश का माँ भारती का पसमंदा समाज यूसीसी का समर्थन करता है कि हमारी बहन बेटियों को आज़ादी मिलने वाली है, क्योंकि इन मुसलमानों ने, उन असराम मुसलमानों ने इस पसमंदा समाज को अपना वोट बैंक बनाकर रखा और हमारी बहन बेटियों को एक रोटी बनाने का, एक बच्चे बनाने का साधन रखा। देखिए मैं आपको एक बात बताएं, पीछे बहुत सारे कमेंट हो रहे होंगे और मेरे कानों तक भी आ रहे हैं, कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर जानते हैं कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं वो आप बाजी मार सकते हैं। ये मेरे ऊपर नहीं हंस रहे, ये अपने आप को हंस रहे हैं। मेरी बहन बेटियां परेशान है, मेरी बहन बेटियां तबाह है। हमें मेरी बेटी वाला हूँ, डर लगता था, एक मिनट, डर लगता था कि कब तलाक ना हो जाए, डर लगता था कि कब उसे घर से बाहर निकाल दिया जाए। अब इनकी दुकान बंद हो रही है, अब इनके हिस्सेदारी बेटी को मिलने वाली है। बेटी को सशक्त करने का जो मुहिम उठाई है मोदी जी ने, वो दुनिया में सबसे अच्छी मुहिम है। एक बात और कर दूं, सुनो बेवा, सुनो आराम से। बेटी को अधिकार, मुसलमान चाहते हैं कि बेटी रोटी बनाए, बच्चे बनाए, और हिंदू चाहता है, मोदी चाहते हैं कि बेटी पढ़ लिख कर उसको अधिकार मिले, बाप की प्रॉपर्टी में से, घर में से वो अपना जीवन आगे बिताए। ये चाहते हैं कि रूल बचाएंगे। एक मिनट, मैं समझ दूंगा। इस्लाम प्रॉपर्टी में शेयर देता है और बाकी धर्मों में नहीं मिलता है। ज्यादा वकालत नहीं कीजिए। आप बैठ जाइए, इस्लाम में सुनो, ये लोग इस्लाम का ठेकेदार है। इस्लाम में ये कहा गया है, मैं 100 बता दूंगा, बैठ जाओ। इस्लाम में ये इस्लाम में ये नए निकले हुए लोग हैं, मैं ले लूंगा। नहीं, तुम नहीं निकलो, तुम नहीं निकलो, तुम जब बोलते हो ना, मैं 100 बता दूंगा। ऐसा इस्लाम में ये कहा गया है, ऐसे मौलानाओं के मुंह बंद करो। इस्लाम में ये कहा गया है कि जिस देश में रहो उस देश का, किसी ने कहा कि कलमा पढ़ दो, है आपने कहा ना कलमा पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हम भी पढ़ते हैं। बढ़ दिया मैंने कलमा। अच्छा एक मिनट, ना तो आप भी पढ़ते हैं, लेकिन दिक्कत क्या थी तुम्हें? क्या आप बात सुनना नहीं चाहते, या अगर कोई आके चेहरा खाली एक तारीफ कर देना कि बेटी की हिफाजत मोदी जी करें? अगर बेटी जी की हिफाजत मोदी जी को इतनी चिंता थी तो मेरे पहलवान महिला यहीं बैठी थी जिनके ऊपर अत्याचार हुआ और दिल्ली पुलिस ने उनकी FIR नहीं लिखी, वो तरसती रही, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इम्तिहान लेना पड़ा। जब ये हुआ, ये महिलाओं की बात करते, मैं इन्हीं से बात कर लेना चाहता हूँ। आपने बात करी हिंदू और मुसलमान बहुत कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया। कोई मुसलमान कमजोर नहीं है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल ठीक है। और मैं आपके चैनल से, प्रतीक जी, सबसे पहले जो मैं कहना चाहता था, आपको और आपके चैनल को ईद की बहुत बहुत बधाई।
आपको भी बहुत बहुत मुबारक। दूसरा, वीडियो के लिए जो बात हुई बहुत अच्छी बात है। हम अपने मुसलमान भाइयों से गुजारिश और विनती करते हैं कि कुर्बानी करें, अपने घर में करें, शांति और अमन में करें, कोई वीडियो ना बनाए ना डाले, क्योंकि ये बहुत जरूरी हमारा सबसे ज्यादा कर्तव्य होता है। दूसरा प्रतीक बात है, एक सेकंड की बात है प्रतीक जी, कानून बनाइए, कौन मना कर रहा है? आपने 2014 से लेकर 2024 तक कानून ही तो बनाए हैं और कुछ नहीं बनाया। सबसे ज्यादा अगर कानून की चिंता है तो जनसंख्या पे कानून बनाइए, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पे मोदी जी को दिक्कत है। ठीक जी, बड़ी जिम्मेदारी दिखाना चाहता हूं मैं। क्या इस्लाम और हदीस में जिक्र है या मुसलमान हो जिस मुल्क में रहे उस मुल्क से मोहब्बत करो? ये गद्दारी करते हैं इस मुल्क से। कौन सा मुसलमान गद्दारी? मुसलमान को गद्दार माफी मांगेंगे, ये माफी मांगेंगे, माफी नहीं प्रतीक जी, ये माफी मांगेंगे। कोई मुसलमान गद्दार नहीं है, क्या माफी मांगेंगे? कैसे हम मुसलमानों को गद्दार कहेंगे? आप टोपी बन के कैसे गद्दार कहेंगे मुसलमान? नहीं प्रतीक जी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे, मुसलमान को नहीं, प्रतीक जी मुसलमानों को गद्दार नहीं कह सकता। ये आतंकवादियों को सपोर्टर है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम। नकली हो, फर्जी हो, बोला मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। प्रतीक जी शब्दों को वापस, प्रतीक जी पहले शब्द वापस, पसमानदा ज्वाइन किए, शब्द बनाए, संगठन बनाए, क्या पसमानदा का? पहली बात ये मौलाना मैं मुझे बोल पहले मौलाना आप बैठिए बैठाइए, आप बैठाइए वहां पे, बैठाइए, आइए, अरे मैं बैठा, आप बैठिए, यहाँ आइए, यहाँ इधर आओ, अरे आराम से मौलाना, अरे क्या हो गया सरवर, क्या हो गया तुम्हें आज? सरवर क्या हो गया? बैठो आराम से, आप अपनी बात करो। अरे बस ठीक है, इस्लाम में अधिकार है महिला को, बिल्कुल है, बेटी को हक है बात पे, है। आप बैठिए वहां, बैठिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता, बैठिए पांडे जी वहां बैठिए। दुनिया के जो तमाम सारे रिलीजन हैं, दुनिया के जो तमाम रिलीजन हैं, उसमें इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन है, बहुत प्रैक्टिकल रिलीजन है, और इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति, जनाबे आली, कोई भी व्यक्ति किसी को देशद्रोही कहना गलत बात है। आप बैठिए, मैंने कह दिया, अथॉरिटी मेरी है। क्या मुसलमान क्यों विरोध करता है हर कानून का, चाहे यूसीसी हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे सीए हो, चाहे सिविल बोर्ड हो? क्या मतलब क्या है? वो देश का नागरिक नहीं है, वो देश का नहीं है। क्या मोदी जी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, आप बैठिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, क्यों विरोध करता है एनएससीसी का, क्यों विरोध करता है यूसीसी का? बोलो। मैं बता रहा हूँ, देश में जब बड़ा लोकतंत्र है, बहुत मजबूत लोकतंत्र है, विरोध करना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, सहमति बनाना उससे भी बड़ी बात है। हम विरोध से, मेरी बात सुनिए, हम विरोध से सहमत की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इसलिए देशद्रोह शब्द ना इस्तेमाल करिए। हम सारे लोग भाई हैं, जितने आप मेरे हैं उतने ही ये भी मेरे। आइए गले मिलिए, बोलिए। मैं सबसे पहले ईद की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो। और भाई साहब ने जो बात कही बहुत अच्छी तो बात कही है। बाकी जो चिल्ला रहे हैं उनके पास इल्म कम है, उन्हें पहले इल्म की आवश्यकता है। कितनी लड़कियों के घर बर्बाद हुए, क्या वो मेरी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको मैंने छोड़ दिया, वो घर बैठी है 6 साल, 2 साल, 3 साल। अरे वो बेचारी, मोदी जी क्या बुरा कर रहे हैं? मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इन जैसे लोगों को क्या आपत्ति है? उनके पास इल्म नहीं है, इल्म की आवश्यकता है। मोदी जी ने कहा था मुसलमान को इल्म की आवश्यकता है। किसी की बेटी का घर बर्बाद ना हो, वो चाहे मेरी बच्ची हो, वो किसी की भी बच्ची हो। अरे इस्लाम नहीं भाई, ये कहा नैरेटिव नहीं। मौलाना सरवर, मौलाना इधर आइए आप। मौलाना सरवर, नैरेटिव सेट मत करिए। इन्होंने कहा कि इल्म ना होना इस्लाम नहीं कर रहा है। मैंने कहा दुनिया का जो सबसे प्रैक्टिकल धर्म है, व्यवहारिक रिलीजन,
उसमें से इस्लाम एक है। रिपोर्ट दे दीजिए। आप बैठिए बैठिए पहले बैठिए। इल्म का ना होना जी, इल्म का ना होना एक चीज है कि ये शिक्षित नहीं है। शिक्षा सबसे पहली बात कहती है, जैसे उन्होंने ईश्वर ने बताया कि मुंह एक दिया कान दो, बोलने वाला एक हो सुनने वाले दो। यहाँ बोलने वाले 25 है, कान एक है। जब हम अगले का मैटर ही नहीं समझ पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है, उसकी नीयत क्या है। उसने कहा कि इल्म की कमी है, इस्लाम के बारे में नहीं बोला। इस्लाम तो अपने आप में दुनिया का सबसे प्रैक्टिकल रिलीजन, मैं बार बार कह रहा हूँ। इल्म जिसके पास होगा वो सही बात है। जी मैं आया। जब ईश्वर ने प्रवक्ता एक बनाया, श्रोता दो बनाए, ठीक, तो आप लोग ये क्यों नहीं करता? पहले सबसे आप लोग को शिक्षित होना पड़ेगा। कोई धर्म बुरा नहीं, 4 खंबे पे देश टिका, एक हिलाओगे पूरा देश गिर जाएगा। ठीक, हमें खंबा मजबूत करना है। आप लोगों की कमी क्यों देखते हो, खूबी क्यों नहीं देखते? खूबी देखो उसकी क्या है। कमी देखता है वो जो लूजर होता है, वो खुद बढ़ नहीं सकता आगे, वो दूसरे की अंदर आओ। कहाँ अच्छा, अरे आप क्यों नहीं कह रहे? फिर वही इल्म की कमी, फिर इल्म की कमी, इल्म की कमी नहीं। बैठो, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छा पाजी। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने कभी हमारे में भी हो सकती है, तुम्हारे में भी हो सकती है। हमको भी सीखना है, तुमको भी सीखना है, साथ रहकर भी सीखना है। यही इल्म है, इसे गांठ बांध के रख ले, देश के काम आएगा, तुम्हारे काम आएगा। जैसे हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने अपने अपने देश, अपने अपने धर्म की स्थापना की, तो उन्होंने कुछ सोचा होगा, बेवकूफ नहीं होंगे। नहीं हो, बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस हिसाब से एक नियम बनाया, एक आधार बनाए रखा। लेकिन पढ़ने वालों ने अपने हिसाब से पढ़ा। क्या बात है गुरुजी। किसी ने कहा वो जल, तो खाली जल देखा, जल में पानी है कि आग, उसको पता ही नहीं। कोई आग लेके दौड़ रहा, पानी लेके दौड़ रहा, कहीं वो जल, वो पानी समझ रहा, वो आग समझ रहा, एक ठंडी एक गर्म। प्रॉब्लम क्या है? शिक्षित नहीं है। शिक्षा होगी। अब देखिए इनको अच्छा मार्ग, मतलब इतना उम्दा गाते हैं, अच्छा दीजिए, देश के लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब देखिए शिष्टाचार, देखिए सब बुद्धिजीवी बैठे। एक मिनट पाजी, आपसे इतना बढ़िया आपने बोला है, 55 हुआ है, वो कहां चले गए? वो जो शिक्षा वाले जहां से शो शुरू हुआ था, उनसे मुझे माफी मांगनी थी। जी जी, आ जाएंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, वो लौट के आएंगे। अब आप समझिए, आप ये बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, जो हमारे देश के वरिष्ठ नेता थे, प्रधानमंत्री थे, लोग उनको ऐसे बात करते हैं, कहना वो नेहरू, अबे नेहरू तुम्हारे घर का नौकर था। कहना अबे मोदी, अबे हमारे देश की जान है मोदी। अच्छा, हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे कोई मतलब नहीं। इल्म की जरूरत है, यही इल्म की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। हाँ। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमने मोदी को वोट दिया या नहीं दिया। प्रधानमंत्री है तो मेरा है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रधानमंत्री है। और जो आदमी चीज का, सिस्टम का विरोध नहीं कर सकता, वो मुर्दा है। जिंदा वही है जो गलत को गलत कहे, और जो गलत को गलत नहीं कर सकता वो मुर्दा है, मर चुका है। उसके दम पे देश नहीं चल सकता। मुझे एक चीज बताइए, आपका नाम? गुरचरण सिंह। गुरचरण भाई, कल हैं या चले जाएंगे? भाई दिल्ली से तो चले जाएंगे, दुनिया से पता नहीं।